3 अमीर और 2 गरीब बहू की सवारी। गोरखपुर गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिनकी आज शादी होनी थी। घर का कोना कोना फूलों से महक उठा था। रंग बिरंगी लड़ियों की जगमगाहट चारों ओर रोशन हो रही थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ बटाओ बहनों, बारात लौटने को हो गई है। अरे प्रेमा, सर को थोड़ा शांति का दान दे। 5 बेटों के ब्याह के भाग दौड़ में हफ्तों से एक पांव पर नाच रही है। बस कुछ देर की बात और बची है। एक बार घर के भीतर मेरी 5 बहुओं के पांव पड़ जाएं, फिर तो उन्हें ही संभालना है सब कुछ। सो तो है, मगर तुमने अपने 5 बेटों का ब्याह शहर और गांव में रहने वाली लड़कियों से कराया है। तुम जानती हो ना, शहर और गांव नदी के 2 अलग किनारे के जैसे हैं। अब जो कि 2 बहुएं बलिया की ब्याही हैं, तो गांव की बहुओं की तो बात निराली है। बस शहर से आ रही 3 तितलियां भले आचरण की हों। रेवा और प्रेमा बातचीत ही कर रही थी कि अचानक उनके 5 बेटे बारात के साथ गांव लौट कर आते हैं। जहां एक ओर प्रेमा की गांव की गरीब बहुएं दहेज में अपने संग गाय लेकर आई थी, वहीं दूसरी ओर शहर से आई 3 बहुएं बहुतायत दहेज का साज सामान और महंगी स्कूटी के साथ आती हैं। गांव की बहुओं की गाय को गुहार लगाता देखकर शहरी बहुएं हंस पड़ती हैं। अरे स्वाति, अनिका, प्रोमिला बहू, क्या बात है? जरा मुझे भी तो पता चले कि ये हंसी के हंसगुल्ले किस बात पर फूट रहे हैं। सासू माँ, आप देख नहीं रही? आपकी 2 बहुएं दहेज के नाम पर सिर्फ ये गाय साथ लेकर आई हैं, जबकि हम तीनों इतना सब साथ लाई हैं। और हमारी महंगी स्कूटी के साथ इनकी गाय का क्या ही मेल जोल है। इन दोनों गाय को देखकर एकदम साफ है कि हमारी दोनों देवरानी बेहद गरीब घर से आई हैं। जेठानी जी, हमारे बाबूजी से जो बन पड़ा उन्होंने दिया, और गांव-गढ़ के अधिकतर ब्याह में बहू को दहेज में गौदान देना शुभता का संदेश है। बातों के चौधरी बनने से सच नहीं बदलता। बहुओं के बीच बात को बिगड़ता देखकर प्रेमा कहती है, अरे मेरी शहरी बहुओं, अगर तुम तीनों के सवारी गाड़ी का संवाद खत्म हो गया तो रीत रस्म पूरी करें। इस कलश को पैर लगाकर भीतर आओ। कुछ ही देर में सभी रस्में समाप्त हो जाती हैं। अगली सुबह गांव की दोनों बहुएं सूर्योदय से पहले जागकर सारा कामकाज निपटाकर रसोई घर में कदम रखती हैं। तभी देर सवेर तीनों बहुएं अपने कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर आती हैं। इन गरीब देवरानियों की दोनों गायों के मारे कान से खून निकलने को हो रहा है। तुम दोनों को रात को नींद आई क्या? पूछो मत रमीला, सारी रात करवट बदलते कट गई। क्या बात है, तुम तीनों के चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? माँ जी, इन गायों के मारे सोना मुहाल हो गया। ऊपर से जाने ये खटर पटर कहाँ हो रहा है। एकाएक तीनों की नजर चंदू और फुलवा पर जाती है, जो कहती हैं, आखिरकार हमारी गौरी और लाली का गौशाला तैयार हो गया। तो ये शोरगुल तुम दोनों गवार की करामात है? इससे पूछकर तुमने इस जगह पर अपनी गायों का गौशाला बनाया है? इस जगह पर हम तीनों की स्कूटी खड़ी करने का स्पेस था। प्रोमिला, इन जाहिलों ने जानबूझकर ऐसा किया है। कोई बात नहीं, चलो इनकी गायों का गौशाला ढाकर अपनी स्कूटी खड़ी किए देते हैं। जैसा आपको सही सूझे, मगर जेठानी जी, इन गौशालों को तोड़ने से पहले आपको लाली और गौरी से होकर गुजरना पड़ेगा। कहीं आपकी सवारी पर हमारी गाय भारी न पड़ जाए। हमारी सवारी किसी को पछाड़ने में भी पीछे नहीं हटती। नमूना तो आप देख ही रही हैं। गायों को सींग हिलाता देखकर 3 अमीर बहुओं के पांव मानो जमीन में जम जाते हैं। समय गुजरता है, दोनों बहुएं अपने गाय के दूध को बेचने लगती हैं। साथ ही उनके गोबर से उपले बनाकर भी पैसे जीविकोपार्जन किया करती। एक दिन दोनों बहुएं अपने गाय पर बैठकर खेत खलिहान जाते हुए कहती हैं, माँ जी, फुलवा और मैं गायों को चराने खेत जा रहे हैं। ठीक है बहुओं, जाओ। प्रमिला, स्वाति, ये सबसे सुनहरा मौका है अपनी दोनों गवार गरीबों को नीचा दिखाने का। एक और दोनों गरीब बहुएं अपनी गाय पर सवार होकर खेत की ओर अग्रसर हो जाती हैं। तभी तीनों बहुएं अपनी स्कूटी पर सवार होकर दोनों बहुओं को घेर कर कहती हैं, देखा, आखिरकार हमारी गाड़ी तुम्हारी सवारी पर भारी पड़ गई। हमारी महंगी स्कूटी की सवारी के सामने तुम्हारी गाय की सवारी एकदम कछुए की धीमी चाल के जैसे है। इस तरह तीनों बहुएं अपनी स्कूटी को रफ्तार में दौड़ाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तभी बहुओं की स्कूटी बेकाबू हो जाती है और बेचारी बहुएं खेत के बीचों बीच जा गिरती हैं। ये देखकर गांव की दोनों बहुएं बोलती हैं,
का हुआ जेठानी जी, कदुआ फूटा की बचा? आपकी स्कूटी के सवारी तो भारी पड़ गई। आप तीनों की सवारी में जरा सी नजर हटी कि दुर्घटना घटी। इतनी तेजी में सड़क नापने का यही अंजाम होता है। भले हमारी धीमी चलती है मगर जमीन की धूल तो नहीं चाटती। इस तरह तीनों अमीर शहरी बहुओं को अपनी सवारी के चलते गरीब बहुओं की सवारी गाय से मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद इसके अभी तीनों बहुओं में कहाँ बदलाव आने वाला था। एक सवेरे दोनों बहुएं अपनी गायों को नहला रही होती हैं। ये देखकर तीनों बहुएं बोलती हैं, ये देखो, ये दोनों गरीब बहुएं हमारी देखा देखी कर रही हैं। जैसे हम अपनी स्कूटी को नहलाती धुलाती हैं, वैसे ही ये भी अपने सो कॉल्ड सवारी गौ माता को नहला रही हैं। इनका गोबर कितना गंद कर रहा है, छी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने से इन दोनों को हासिल क्या होने वाला है। अरे इनकी गाय की सवारी हमारी स्कूटी की सवारी के जैसे चमचमाती हुई थोड़े लगने वाली है। अरे तुम दोनों चाहे अपनी गाय की सवारी को कितना भी नहला लो धुला लो, देना तो इन्हें गोबर ही है। जेठानी जी, जब आप अपनी निर्जीव सवारी को चकाचक की तरह रखती हैं, तो हम अपनी सजीव सवारी को साफ सुथरा क्यों ना रखें? हमारी सवारी के साथ साथ ये गौ माता भी है। गाँव-गढ़ के लोग गाय की पूजा करते हैं। शहर में इंसानों को पत्थर पूजते तो देखा ही था, यही देखना सुनना बच गया था। जानती हो, जब हम तीनों बहुएं अपनी स्कूटी पर सवार होकर हाट बाजार जाते हैं तो लोग हमारी बड़ाई करते होंगे। पांचों बहुओं के बीच सवारी को लेकर भारी भिड़ंत देखकर प्रेमा परेशान होकर बोलती है, तुम तीनों बहुओं के ओछेपन से मैं परेशान हो गई हूँ। अब तुम पांचों के बीच में प्रतियोगिता होगी। जिसकी सवारी भारी पड़ेगी वह जीत का ताज पहनेगा। मंजूर है? हमें मंजूर है। अगले ही दिन पूरा गांव गढ़ प्रेमा की 5 बहुओं की सवारी प्रतियोगिता में शामिल होता है। तुम पांचों बहुओं में से जिसकी सवारी की खूबियां ज्यादा होंगी वही विजेता होगा। पांचों बहुएं फेटा बांध कर शुरू हो जाती हैं। हम अपनी स्कूटी की सवारी से मीलों की दूरी मिनटों में तय कर लेंगी। हमारी स्कूटी की सवारी में हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। अब बारी हमारी सवारी गाय हमें बहुतायत दूध देती है, जिसे बेचकर हमें दाम मिलता है। ये गोबर भी देती है, जिसके उपले बनाकर ना सिर्फ हम उसे बेचते हैं बल्कि बतौर उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके गोबर से गांव-गढ़ के घरों में लिपाई होती है, लोग इसे पूजते भी हैं। और सबसे अहम, रात में हमारी गौ माता की सवारी जी तुम्हारी स्कूटी की पहरेदारी भी करती है। आखिरकार तीनों शहरी बहुओं को गांव की बहुओं के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। बहू अगर फुलवा और चंदो चाहे तो ये गाय के दूध और उपले के बेहतर दाम से स्कूटी खरीद सकती हैं, मगर ये गाय की सवारी से संतुष्ट हैं। चंदो, फुलवा, हमको माफ कर दो। हाँ, हम पांचों एक दूजे को अपनी सवारी चलाना सिखाएंगी। तुम हमें गौ माता पर बैठना सिखाना और हम सिखाएंगे स्कूटी। प्रेमा की सूझबूझ द्वारा रची पांचों बहुओं के बीच रखी सवारी प्रतियोगिता में आखिरकार गांव और शहरी बहुओं के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है। साथियों, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 दफा सही समय दर्शाती है। छोटे से गांव भरतपुर में रहने वाला गोपी एक ग्वाला था। गोपी अपनी गायों का बहुत देख रेख करता था। एक भोर जब गोपी गौशाला में बंधी गाय का दूध दूह रहा था, उसी बीच उसकी पत्नी अनुराधा कहती है, आधी दर्जन गाय पालने पोषने के बावजूद भी हमारा जीवन इस गरीब गुमटी में गुजर रहा है। ये मुई गाय जितना दूध नहीं देती, उससे दुगना दाना पानी इन्हें खिलाना पड़ता है। बावजूद इसके भी आनाकानी करके पाव पाव भर दूध देने लगी है पुअर गाय। मैं तो कहती हूँ इन मुई को मवेशी से बेच दो। अनुराधा, तुमसे बड़ी लालची लुगाई मैंने भरतपुर में कहीं नहीं देखी। अरे ये गाय ही हमारे जीविकोपार्जन का जरिया है। इनका दूध दही बेचकर ही हमारे घर की दाल रोटी चलती है। ना तुम इन गायों को बेचते हो, ना ये ज्यादा दूध देती हैं। तुमसे कहती हूँ इनके दूध में थोड़ा पानी खपा दो, तो वो भी तुमसे नहीं होता। देखो जी, अगर ईमानदारी का चोला पहनकर सारा जीवन भी इनका दूध बेचते रहोगे, तभी ये गुमटी छतनुमा घर में नहीं बदलेगी, ना ही ये घनघोर गरीबी दूर होगी। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम बेहतर जानती हो कि बेईमानी का धंधा मेरे बस का नहीं। अजी, आज की दौड़ में पेट की आग बुझाने के लिए थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती है। मेरे दिमाग में एक धांसू ख्याल है, कैसा रहे जब ये गाय सोने के भाव में बिक जाए। मगर ये साधारण गाय सोने के भाव में बिकेगी कैसे? अगर हम इन गायों को पक्के तौर से सुनहरे रंग से लीपा पोती कर दे, इसे सुनहरी गाय के लिए कई ग्राहक आएंगे। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। एक तरकीब है। मैं बाबा का भेष धरकर झूठा भविष्यदाता बनकर लोगों को यहाँ का पता दूंगा और फिर हम दोनों दंपति इन गाय को बेचेंगे। देर रात दोनों दंपति गायों को सींग से लेकर पैरों तक सोने में रंग देते हैं। अरे वाह अनुराधा, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा
कि ये गाय तो सचमुच में सोने की जैसी चमक दमक रही है। अगली भोर गोपी साधु बाबा का वेश धरकर चौबेपुर गांव का डगर धरता है, जहां वह हरिया नाम के किसान के द्वार पर दस्तक देता है। भिक्षाम देही। धनिया तनिक देखो तो लागत है द्वार पर कौनो आयल है। धनिया जैसे ही बाहर आती है, बाबा को देखकर उसे प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा। सदा सौभाग्यवती भव। बाबा बड़ी दूर डगर से आए हैं बेटी, कुछ दान दे दो। धनिया रसोई घर से सूखा राशन और 21 रुपए उसकी झोली में उड़ेल देती है। बेटी तुम्हारे दुख के दिन टलने वाले हैं, तुम लखपति होने वाली हो। लखपति बाबा के हमारी लॉटरी लगने वाली है। हाँ, तुझे ईश्वर का मार्गदर्शन मिला है। चौबेपुर गांव से तरशिश की और भरतपुर गांव है, जहां गोपी ग्वाले के पास सुनहरी गाय है, वही तुम्हारे दिन फेरेगी। धनिया ढोंगी बाबा की बनावटी बातों की गुत्थी में उलझकर ये बात हरिया को बताती है। दोनों दंपति अगली सुबह गोपी के घर आते हैं। जय राम जी की। क्या गोपी ग्वाला यहीं रहता है? हाँ, मैं ही गोपी हूँ। कल एक ठो बाबा हमारे घर आके तुम्हारे यहाँ आने को कहे, हमके तुहार सोने के गैया चाहिए। सुना है ये सोना उगलत है। एकदम सच है भाई, बाबा की शक्ति से मेरी सभी गाय सोने की बन गई हैं। ये सोने का गोबर, सोने का दूध और सोने के गहने देती हैं। इतना बखान सुनकर हरिया और कोई सवाल किए बगैर सोने की 2 गाय खरीद लेता है। तभी अनुराधा कहती है, सुनो भाई, इस सोने की गाय को नहलाना नहीं, क्योंकि ये आप रूपी सांप हो जाती है। ठीक बा, चल धनिया। अगले दिन फिर गोपी बाबा का ढोंग रचाए चौबेपुर गांव के बगल बसे बलिहार गांव में आता है। आज बाबा के बलि का बकरा कौन बनेगा? अचानक उसकी नजर बनवारी पर पड़ती है। ये शख्स बड़ा मालदार जान पड़ता है, आज इसे ही पोपट बनाता हूँ। अगले ही पल, भिक्षाम देही, बाबा को भिक्षा दो बालक। बनवारी झट से बाबा को दान देता है। तब ढोंगी बाबा कहते हैं, हे बालक, तुम्हारी किस्मत बुलंद होने वाली है, कल के दिन तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर बनवारी बड़ी आंखें करके हाथ मलते हुए कहता है, अरे लगता है बनवारी, कौन बनेगा करोड़पति से बच्चन जी की बुलाहट आने वाली है ना बाबा? नहीं, यहाँ से तरशीश को भरतपुर गांव है, जहाँ गोपी नामक एक करोड़पति ग्वाला रहता है। उसके पास सोने बरसने वाली सुनहरी गाय है। बनवारी ढोंगी बाबा के जाल में फंस जाता है और अगले दिन गोपी के पास आकर सोने की गाय को देखकर स्तब्ध रह जाता है और अमीर होने की होड़ में वह 2 गाय खरीद लेता है। अरे सुनो भाई, भूल से भी इन सोने की गाय को नहलाना धुलाना नहीं, क्योंकि ऐसा करने से सोने की गाय की शक्ति चली गई तो सोने देने की बजाय ये कदुआ और घुइयां उगलेंगी। बनवारी उन सोने की गाय को घर लाकर उसकी बहुत सेवा बाड़ी करता है। अरे सप्ताह भर से सोने की गाय की सेवा बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके जबड़े से सोने के जेवर की जगह पिछवाड़े से गोबर की बौछार बरस रही है। एक और बनवारी तो दूजी ओर हरिया और धनिया का भी यही हाल था। अरे धनिया, कुछ हम नहीं बुझात हैं। बाबा के कहे अनुसार हम ही गाय खरीदे, माकुल जमीन जायदाद झोंक दिहिस, और ना ही तो खेत के सारे अंजीर भी ई का खिला दिया, तब हुई ससुरी सोने की गैया सोना ना ही देहिस है। हाजी धीरज धरो, क्या पता गौ माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। इधर बनवारी और हरिया बाबा के कहे बात पर चित्त लगाए गाय के सोना देने की बाट जो रही थी। वहीं उधर गोपी और अनुराधा मिले पैसों से अच्छा खाना पीना और पहरावा पहन रहे थे। हमारी 5 गाय उच्च दाम में बिक गयी, अब ये आखिरी एक बची है। समय गुजरता है। फिर एक रात जोरों शोरों की बारिश होती है, जिससे गायों पर चढ़ा सोने का रंग धुल जाता है। अगली सुबह ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अरे धनिया, वो ग्वाला गोपी तो ठगी निकला, इस सोने की गैया महज मिथ्या रहल। इसका मतलब वो बाबा भी ढोंगी था। उस ढोंगी बाबा की बातों में आकर हम बर्बाद हो गए। देखते ही देखते आस पड़ोस के सभी गांव में ढोंगी बाबा और सुनहरी गाय की खबर सनसनीखेज बन जाती है। ये खबर बलिहार गांव में रहने वाले 2 चोर माखन और मदन को पता चलती है। तकरीबन 3 ग्राहक उन गाय के खरीदार बने हैं। ताज्जुब की बात है कि तीनों की गाय साधारण निकली। हाँ माखन, मुझे इसमें उस ढोंगी बाबा की मिली भगत लग रही है। मैंने उनके घर का पुख्ता पता लगा लिया है, चलो। दोनों चोर पूरी साजिश के साथ उनके घर आकर स्वयं रचाते हैं। सुनो भाई, क्या तुम ही गोपी ग्वाले हो? हाँ भाई, मैं ही गोपी हूँ। सुना है तुम्हारे पास सोने की गाय है। एकदम सही ना है भैया, ये आखिरी सोने की गाय बची है। 25 लाख की पड़ेगी, मगर इससे करोड़ों में खेलोगे तुम।
अरे हम तो केवल पहरुए हैं, इन गाय को इस पते पर पहुंचा दो। हमारे सेठ धनी राम इनके 25 नहीं 50 लाख रुपए देंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों दंपत्ति सुध बुध खोकर हड़बड़ी में अपना घर बार बिसार कर गाय को लिए निकल पड़ते हैं। इतने में चोर अपना हाथ साफ करते हुए कहते हैं, माखन, यह पहली दफा है जब हम दोनों चोर किसी चोर के घर में चोरी कर रहे हैं। एक एक पाई भर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दोनों चोर उनके घर से हर एक चीज चुरा ले जाते हैं। गोपी और अनुराधा चोर के दिए पते पर पहुंचते हैं। ये कहाँ आ गए हम? यहाँ तो कभी नहीं है। शायद सेठ जी का घर पीछे छूट गया। बहुतायत खोजबीन के बावजूद भी उन्हें छुच्छे हाथ घर लौटना पड़ा, जहाँ घर की बुरी दशा और टूटी तिजोरी देखकर वो हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे अनुराधा, वो दोनों पहरुए के भेष में आए चोर थे जो हमें चूना लगा गए। अजी, हमारे पास ये आखिरी गाय तो बची है। अचानक बारिश की फुहार उस गाय के सुनहरे रंग को धोने के साथ गोपी की बुद्धि को भी धो देती है और अंत में वह कहता है, गनीमत होती जो मैं अपनी लालची लुगाई की चतुराई में न आकर अपनी गाय को न बेचता। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं, लालच बुरी बला है। कुछ इस तरह सुनहरे गाय के ढोंगी बाबा को बेईमानी की बुआई की कटनी काटनी पड़ती है, जिसके बाद उनके भीतर से लालच की बला सदा के लिए समाप्त हो जाती है। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतने रात के सन्नाटे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव में प्रकट होती है और सीधा एक घर में जाकर रुकती है। बेटा, कहाँ हो तुम बेटा? देखो, मैं आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनते ही घर में से एक किशन नाम का लड़का निकल कर आता है। माँ, शुक्र है आप आ गई। मैं आपको ही याद कर रहा था। चलिए अंदर आइए। चुड़ैल अपने बेटे के साथ घर में अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है। बेटा चलो, अब तुम्हारी पढ़ाई का समय हो गया है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पढ़ लिख कर क्या बनना है? हाँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा और एक पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सारा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाना है और पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है। मैं जानता हूँ माँ, आपके ऊपर क्या बीती है। आप मुझ पर भरोसा रखो। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद मैं आपके कातिलों से चुन चुन कर बदला लूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को पढ़ाना शुरू करती है। आखिर उस चुड़ैल के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से वो वर्षों पहले मर चुकी थी और मरने के बाद भी अपने बेटे को पढ़ाने आती थी? आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई थी? चलिए पता करते हैं इस कहानी में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पलवल के एक छोटे से गांव में एक ममता नाम की औरत अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। ममता बहुत गरीब थी। एक दुर्घटना के चलते उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे किशन को स्कूल भेजा करती थी। एक दिन वो अपने बेटे किशन से कहती है, देखो बेटा, इस दुनिया में गंवार लोगों की कोई इज्जत नहीं है और ना ही लोग उन्हें समझते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े आदमी बनो, कुछ अच्छा करो, ताकि जो गरीबी के दिन मैं देख रही हूँ तुम ना देख सको। माँ, मैं बड़ा आदमी बनकर जरूर दिखाऊंगा आपको। आपकी सभी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। लेकिन माँ, मैं आज एक बात जानना चाहता हूँ। आखिर मेरे पिताजी को क्या हुआ था माँ? वो कौन थे? आज तक मैंने उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। आखिर वो कहाँ हैं और वो आज हमारे साथ क्यों नहीं है माँ? किशन का ये सवाल बेचारी ममता को हिला कर रख देता है। ममता ने कई सालों तक अपने बेटे से ये बात छुपा कर रखी थी और इस बार ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे किशन को पूरी हकीकत के बारे में बताना पड़ता है। उस दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पहले जन्मदिन पर तुमसे मिलने आ रहे थे। तब रास्ते में उनके कुछ दुश्मन ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने कई गलत काम करने वालों को सजा दिलवाई थी। लेकिन पिताजी के दुश्मन क्यों थे और क्यों लोग उन्हें मारना चाहते थे माँ? क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कई गुंडे मवालियों से शहर को आजाद किया था।
जिसके चलते गुंडों ने उनसे दुश्मनी मोड़ ले ली थी। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे लोगों को ये दुनिया पसंद नहीं करती, इसलिए लोगों ने उन्हें मार दिया। ये सुनते ही किशन रोने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या सच में मेरे पिताजी इतने महान थे? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे थे और वो तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनकर पिताजी का सपना और आपका सपना जरूर पूरा करूंगा माँ। उस दिन के बाद किशन पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देने लगता है। एक दिन ममता उसे स्कूल से घर लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसके पति के कुछ दुश्मन उसे देख लेते हैं। अरे जरा देखो तो सही, ये तो गोवर्धन की पत्नी और बेटा है। अरे ये तो अभी तक जिंदा है, हमें इन्हें मार देना चाहिए। वे गुंडे ऐसा सोचकर किसी तरह रात के समय ममता के घर पहुंच जाते हैं और ममता का तकिए से मुंह दबाकर उसे मार देते हैं। ये सब किशन देख लेता है और वो कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। गुंडे उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किशन उनके हाथ नहीं लगता। माँ कहाँ हो आप? उन गुंडों ने आपको भी मार दिया माँ। पहले पिताजी को मारा, उसके बाद आपको भी मुझसे छीन लिया माँ। माँ कहाँ हो आप माँ? किशन अपनी माँ को याद कर रहा होता है। तभी उसकी माँ चुड़ैल बनकर उसके सामने प्रकट होती है। मैं यहाँ हूँ बेटा, हमेशा तुम्हारे पास। माँ, मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको मार डालूंगा माँ, मैं सबको मार डालूंगा। सब्र से काम लो बेटा, उन्होंने तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया। अब तुम पहले हमारा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना पूरा करो, जिसके चलते तुम उन्हें आराम से मार सकते हो। उस दिन से चुड़ैल अपने बेटे किशन को पढ़ाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते किशन काफी बड़ा हो जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक दिन पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके उन सभी गुंडों से अपनी माँ और अपने पिताजी की मौत का बदला लेता है। तुम दोनों ने मेरी माँ को मार दिया, मेरे पिताजी को मार दिया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दुश्मनी के चलते हमने तुम्हारे माता पिता को मार दिया। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुमने मेरे निर्दोष माँ बाप को मार दिया, आखिर उनकी गलती क्या थी? तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आइंदा से हम ऐसी गलती कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, इस दिन का मौका मैं कब से देख रहा हूँ। जाओ, भागो, कितना भाग सकते हो तुम दोनों, अपनी जान बचाकर भाग जाओ। कालिया और राकेश दोनों भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देखकर किशन उनके पीछे पीछे चलता है, जिसके बाद वो उन दोनों का एनकाउंटर कर देता है। उन दोनों को मारकर वो बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगता है। माँ कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। देखो, मैंने आपके और पिताजी के मौत का बदला ले लिया माँ। काश आप ये नजारा देखने के लिए आज यहाँ होते। तभी चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उसे कहती है, चिंता मत करो बेटा किशन, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। आज के बाद तुम भी अपने पिताजी की तरह लोगों की मदद करना और गरीब लोगों का सहारा बनना। माँ, मैं वादा करता हूँ, मेरी तरह फिर किसी के माता पिता की मृत्यु इस तरह नहीं होगी और कोई अपने माता पिता के लिए ऐसे नहीं तड़पेगा। मैं इस शहर से सभी गलत लोगों को निकाल फेंकूंगा। उस दिन के बाद किशन एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनता है और लोगों की सहायता करता है। जितने भी गुंडे मवाली होते हैं उन सभी को शहर से निकाल फेंकता है, जिसके बाद किशन एक प्यारी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेता है और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगता है। शोभा अपने दो बेटों मिहिर और प्रणव के संग बिलासपुर गांव की सीमा में रहा करती थी।
पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद शोभा ने अपने दोनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया। एक रोज शोभा अपने बेटों से कहती है, प्रणव, मिहिर, अब तुम दोनों सयाने हो चुके हो, वक्त हो चला है तुम्हें शादी के बंधन में बंधने का। प्रणव, बड़ा बेटा होने के नाते पहले तेरी शादी होगी। ठीक है माँ। शोभा अपने बेटे के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है, जो कि गौरी नाम की लड़की पर खत्म होती है। शोभा गौरी का गोरा रंग और उसकी सुंदरता को देखकर बिना किसी सोच विचार किए सप्ताह भर के भीतर ही उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। गृह प्रवेश के दौरान बिंदिया कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हारी निगाह की तो दाद देनी पड़ेगी। बहू का चेहरा तो चांद के टुकड़े के जैसा है। 100% सच कहा तूने बिंदिया। गौरी बहू का गोरा दूधिया रंग, तीखे नए नक्श इसके सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। अरे बस बस, अब बंद भी करो मेरी बहू की सुंदरता का बखान करना। क्यों बेचारी को नजर लगाने पर तुली हो तुम लुगाई। रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने कमरे का रुख करती है। अगली सुबह शोभा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, आज मुझे उठने में इतनी देरी कैसे हो गई। शोभा आंख मीचते हुए कमरे से बाहर आकर रसोई घर को निहारते हुए कहती है, अरे नई नवेली बहू के रहते भी रसोई घर इतनी उदास पड़ी है, आखिर ये है कहाँ। तभी नाइट ड्रेस पहनकर अंगड़ाई लेते हुए गौरी वहां आकर कहती है, गुड मॉर्निंग सासू मॉम, जरा जल्दी से मेरे लिए ब्लैक टी बना दीजिए विदाउट शुगर। अरे बहू, ये कैसा बेढंगा पहनावा पहनी हुई है तू। और बहू के रहते सास कब से खाना पकाने लगी। घर की बहू होने के नाते ससुराल को संवारना तेरी जिम्मेवारी है। सासू माँ, मैं कोई सतयुग की सीता नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर बंधक बंदिशें लगाएं। घरेलू कामकाज करके मुझे रूप की रौनक नहीं बिगाड़नी, इसलिए ये चूल्हा चौका आपको ही मुबारक हो। गौरी अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर रसोई घर से चल देती है। मिहिर गौरी का घमंडी स्वभाव देखकर घरेलू झमेलों से दूर शहर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात काजल से होती है। काजल एक काली भद्दी लड़की है, मगर उसका दिल आईने की तरह साफ है। शायद यही कारण था कि मिहिर उसके प्यार में पड़ गया, और प्यार में पड़े दोनों मुसाफिर शादी की नाव में सवार होकर बिलासपुर का सफर तय करके एकदम सवेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतने सवेरे कौन आया है आखिर। दरवाजा खोलकर शोभा कहती है, मिहिर, मेरा बेटा, तू लौट आया। बिना बताए एकदम से शहर चला गया, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। माँ, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी और आपकी बहू काजल है। ये सुनकर शोभा काजल को सिर से पांव तक निहारती हुई नाक भौएं सिकोड़ते हुए बेबाक स्वर से कहती है, अरे बौरा गया है क्या। शहर की सारी सुंदर लड़कियां मर गई थी क्या, जो तू इस काली कुरूपा को ब्याह लाया। अरे तेरा और इसका क्या मेल है। माँ, मैंने काजल की सूरत देखकर नहीं, बल्कि उसकी सुंदर सीरत को देखकर परख कर ही ये शादी की है। देवर जी, आप अपनी ब्लैक टी बीवी के बचाव में चाहे कितनी दलीलें दे दीजिए, मगर हमारा शरीर सुंदरता के बिना अधूरा है। अरे मुझे तो ये चिंता सताई जा रही है कि इस काली बहू की मुंह दिखाई आखिरकार कैसे करूंगी। अरे मैं तो अभी कहती हूँ मिहिर, इस काली कमली को शहर के किसी अंधेर गली छोड़ाओ। माँ, आपकी पसंद से शादी करके भैया भुगतान कर रहे हैं। सुंदर बीवी का गुमान सहने से बेहतर साधारण बीवी का होना है। मिहिर की महज बातों से ही शोभा चुप्पी साध लेती है। अगले दिन सवेरे के 4 बजते ही काजल की आंख खुल जाती है। सवेर का पहर हो चला है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। जहां सभी जन नींद के आगोश में थे, काजल भोर को उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है और चाय लेकर शोभा के कमरे में आकर उसे जगाते हुए कहती है, सासू माँ उठिए, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ। शोभा आंख मलते हुए उठकर बुदबुदाते हुए कहती है, अरे ये गौरी बहू टेढ़ी खीर से सीधी कैसे हो गई। बिछौने पर चाय पीने वाली आज मेरे लिए चाय बनाकर लाई है। जैसे ही शोभा पूरी आंखें खोलती है तो काजल को देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे ओ कोयल की खादान, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है। चाय लाई हूँ माँ जी, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। शोभा नीचे आकर घर को देखते हुए खुद से कहती है, सास की जितनी भी आस मैंने गौरी बहू से लगाई थी वो आज साकार तो हुआ, मगर मेरी इस काली बहू के हाथों चमचमाता घर, जगमगाता मंदिर और ससुराल को संवारने की चाह। लेकिन अगर ये सब इसका ढोंग निकला तो दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है।
समय गुजरता है। काजल बहू का बखूबी फर्ज अदा कर रही थी। वो सूर्यास्त से सुबह को उठने से लेकर देर रात तक एक पैर पर नाचती रहती। आखिर में काजल ने अपनी सास के दिल में जगह बना ली थी। अपनी इस नासमझ सास की कही अनकही बातों को भुला देना। मैंने हमेशा तेरे काले रूप को लेकर ना जाने तुझे कितनी ही बातें सुनाई। इस बीच मैं ये भूल गई, स्वयं शिव शंभू से लेकर हजारों गोपियों का आकर्षण केंद्रित करने वाले कृष्ण भी सांवले सूरत के वारिस थे। कोई बात नहीं सासू माँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। देखना अब मैं इतने धूमधाम से तेरी मुंह दिखाई करूंगी कि सारा गांव देखेगा। ये सुनकर गौरी काजल की खिल्ली उड़ाकर कहती है, सारा गांव तो देखेगा ही ना सासू माँ, आखिर काली बहू की मुंह दिखाई जो ठहरी। देखना सासू माँ, कहीं इस नकुशा के काले रंग और नैन नक्श देखकर औरतें बीच मुंह दिखाई से भाग ना जाएं तो कहना। काजल के लिए बुरी बातें सुनकर शोभा बिगड़ते स्वर से कहती है, बस गौरी बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि काजल को नीचा दिखाओ। जेठानी जी, इस गोरे रूप का बखान करके कुछ हासिल नहीं होगा। सुंदरता एक उम्र के बाद ढल जाती है, मगर इंसान का आचरण उसके चले जाने के बाद भी लोगों के जहन में जिंदा रहता है। अरे ओ मेरी सास की काली बहू, बस करो ये बक बक बकैती। शोभा काजल की मुंह दिखाई के लिए सारा घर सजाने के बाद सभी औरतों के अपनी काली बहू की मुंह दिखाई का न्योता दे आती है। इधर गौरी षड्यंत्र बुनते हुए कहती है, सासू माँ का जरा सा साथ क्या मिल गया है, ये कोयला खादान तो काले अंगूर के जैसे झाड़ पर चढ़ गई है। गौरी को खबर नहीं थी कि उसकी सास और काजल उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। माँ जी, अब जेठानी जी को उनकी ही जुबान में सबक सिखाना होगा। गौरी के सो जाने के बाद काजल और शोभा उसके चेहरे की बुरी काया पलट कर देती हैं। सवेरे गौरी उठकर जैसे शीशे के सामने आती है तो अपना बुरा भद्दा चेहरा देखकर चीख पड़ती है, मेरा ये चेहरा क्या है, मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। अरे जेठानी जी, ये एकाएक आपका चेहरा कैसे बिगड़ गया? नहीं नहीं, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकूंगी। गौरी को ऐसे बेसहाय देख काजल कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, चंद पल भी ये काले बद्दे चेहरे का बोझ झेला ना गया? अब पता चला आपके बुरे शब्द मेरे जज्बात और जमीर को कैसे भेदने का काम करती हैं। काजल मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे काले चेहरे का बुरा बखान किया, मगर आज मुझे सबक मिल गया है। झूठी शोभा और व्यर्थ की सुंदरता से बढ़कर औरतों का सच्चा श्रृंगार उनकी सुंदर सोच है। हर इंसान में खूबी और खामी का होना लाजमी है, क्योंकि भगवान ऐसा ना करते तो इंसान की सुंदरता और रुतबा उन्हें बहुत ऊंची करना सिखाता है। काजल के सफल प्रयास से उसने अपनी सास और जेठानी दोनों के मन को मोह लिया। आखिरकार आज काजल की मुंह दिखाई है, जिसके मौके पर उसने अपनी सास की पुश्तैनी शादी की साड़ी पहनी है। इसी के साथ काली बहू की मुंह दिखाई होती है, जहां पड़ोस की कुछ औरतें आकर काजल का रूप रंग देखकर काफी भला बुरा बोलती हैं। लेकिन तभी काजल की जेठानी गौरी और सास शोभा औरतों की बोलती बंद कर देती है। अपने प्रति जेठानी और सासू माँ का ये बर्ताव देख काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों गले मिलकर खुश होती हैं। विद्यापति नगर के शहर में शिप्रा अपने पति मोहित के साथ रहती थी। 10 महीने पहले ही मोहित की माँ कमला का देहांत हुआ था, जिस वजह से उनका गांव में कुछ नहीं था, तो वो शहर आकर बस गई। एक दिन शिप्रा वैक्यूम क्लीनर से सुबह सुबह घर की सफाई कर रही थी। तभी तस्वीर में से कमला कहती है, हे भगवान, मैं चली गई। मेरी शहरी बहू शहरों के उपकरण का उपयोग करती है। ये डंडे जैसे किस चीज से घर की सफाई कर रही है? झाड़ू कहाँ मर गई? जल्दी से सारा काम हो जाएगा तो फिर मैं पुदीने की चटनी बना दूंगी। मोहित का बहुत खाने का मन था। चलो, ऐसे मेरे बेटे का ख्याल तो है। घर की सारी सफाई करने के बाद वो मिक्सी ग्राइंडर को निकालती है और उसमें पुदीना डालकर चटनी बनाती है। तभी बहुत तेज की गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो तस्वीर में से कमला चुड़ैल सास कहती है, हे भगवान, घर में कैसे गड़गड़ की आवाज आ रही है? अरे मुझे अपनी बहू की बहुत चिंता हो रही है, जरा जाकर देखूं। ये कहते ही चुड़ैल सास उस तस्वीर से निकलकर इस आवाज के पीछे जाती है, जहां उसकी बहू मिक्सी ग्राइंडर में चटनी बना रही थी। जब चटनी बन जाती है तो वो कहती है, परफेक्ट, कितनी आसानी से इस ग्राइंडर में चटनी बन गई। आलू के पराठे के साथ उन्हें खिलाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखकर उसकी सास सामने आकर कहती है, अरे बहू, भला ये क्या उपकरण है जिससे तूने पुदीने को 2 मिनट में पीस दिया? जरा चक्कर तो देखूं। माँ जी का भूत मुझे दिखाई दे रहा है। माँ जी, क्या आप यहाँ सच में हैं? हाँ बहू, मैं वापस आ गई।
तुम लोग यहाँ हो तो मैं अकेली कैसे रहूं? खैर, मुझे नहीं लगता कि तूने मेरे बेटे के लिए अच्छी पुदीने की चटनी बनाई है। इसकी जगह तू सिलबट्टे पर पीस कर बनाती तो मेरा बेटा इस चटनी को उंगलियों से चाटता रह जाता। ये तो तुझे पता है ना, और मैंने तुझे ये सिखाया भी था। माँ जी, आप कैसे वापस आ सकती हैं? पहले कम ताने देती थी क्या, जो मरने के बाद भी मेरे पास वापस लौट आई है? आते ही चटनी में कंजूसी निकाल दी। क्या बड़बड़ा रही है बहू? मुझे पता है तुझे मेरा आना पसंद नहीं आया। वो अब माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जरा चखती हूँ तेरी चटनी। ये बोलते ही चुड़ैल सास चखने के बाद कहती है, हाय हाय, छी छी थुथु। बहू, तूने ये कैसी चटनी बना दी? मेरा बेटा इसे बिल्कुल नहीं खाएगा। उसे लहसुन डालकर सिलबट्टे पर पीसी चटनी पसंद है। जानती है ना, मेरा बेटा देसी है, वो शहरी नहीं है तेरी तरह। आ गई चुड़ैल सास अपनी गाँव के तौर तरीके फिर मुझे बताने। जैसे तैसे तो इससे पीछा छूटा था, अब मेरी जान खाएगी। तुझे मेरी बात नहीं माननी? अब देख, मैं अपने बेटे के लिए चटनी बनाती हूँ। देखते हैं दोनों में से वो किसके हाथ की चटनी खाएगा। ठीक है माँ जी, कर लीजिए कंपटीशन। आपका बेटा मेरे हाथ का बना खाना खाता है। तभी चुड़ैल अपने जादू से सिलबट्टे को लाती है और उस पर चटनी पीसकर बना देती है। शाम को उसका बेटा ऑफिस से आ जाता है। वो खाना खाता है तो टेबल पर 2 कटोरी में पुदीने की चटनी भी थी। तभी मोहित कहता है, अरे आज तो तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है, और ये क्या, पुदीने की चटनी 2-2 कटोरी में? अरे 2-2 कटोरी में चटनी क्यों है? वो मोहित, मैंने 2 बार चटनी बनाई थी, दोनों को टेस्ट बहुत अलग है। आप जरा दोनों को चक्कर बताइए, दोनों में से कौन सी अच्छी है? अभी बताता हूँ। ये बोलते ही जब मोहित दोनों चटनियों को खाकर ट्राई करता है तो कहता है, ये तो दूसरी वाली है ना, थोड़ी फीकी फीकी है, और जो राइट साइड वाली कटोरी है वो तो बिल्कुल माँ के हाथ वाली चटनी की याद दिलाती है। आखिर अपनी माँ के बेटे बन ही गए ना। मेरा हाथ का बना तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा ही था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? शिप्रा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? दोनों चटनी है तो तुमने ही बनाई है ना, माँ बीच में कहाँ से आ गई? मैंने तो बस ये बोला कि तुमने माँ जैसी बनाई है। वो तो मैं जानती हूँ ना कि मैंने कौन सी बनाई है और माँ जी ने कौन सी बनाई है। अब मेरी मरी हुई चुड़ैल सास खुश हो जाएगी कि उसका देसी नुस्खा चल गया और मेरा शहरी उपकरण फेल हो गया। तभी हंसती हुई चुड़ैल सास शिप्रा को ही दिखाई देती है और वो दोनों अंगूठों से चिढ़ाते हुए उसे दिखाती है। ला 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 ला, देखा बहू, आखिर मेरा जादू चल ही गया। और वैसे भी मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा देसी है, उसे देसी चीज ही पसंद आती है। तू कितना भी कोशिश कर ले, पर उसे शहरी उपकरणों में फंसाकर उसे अपना नहीं बना सकती। माँ जी, ये आपकी गलतफहमी है। इस बार आप जीत जाइए, अगली बार मैं जीत जाऊंगी। शाम को शिप्रा को बहुत गर्मी लग रही थी। तभी एमसी से एसी को ऑन करती है। अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा? जरा जोर से एमसी बंद करती हूँ। ये बोलते ही वो जोर से एमसी गिराती है कि बहुत तेज का उसे बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद वो मर जाती है और उसकी लाश देखकर मोहित बहुत रोता है। तभी वो चुड़ैल बनकर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी की तरह मैं भी चुड़ैल बन गई। अब मोहित का ध्यान कौन रखेगा? कितना रो रहे हैं वो मेरे लिए। बहू, ये तूने क्या कर लिया? एसी चलाना जरूरी था क्या? मुझे पता है तुझे शहर की हवा लग गई है, इसलिए तूने एसी चला लिया। देख ले कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे बेटे का क्या होगा अब? और तू उससे दूर हो गई सो अलग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। शहरी उपकरणों से दूर रहो तो ही अच्छा है। इस वजह से अब मैं मोहित जी से दूर हो गई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भी उनका बहुत ख्याल रखूंगी और ध्यान रखूंगी। तू कहती है तो ठीक है। कुछ देर बाद चुड़ैल बहू उसके लिए खाना बना देती है और कहती है, माँ जी, वो मेरे हाथ का खाना तो खा लेंगे ना? हाँ, तू कोशिश कर, वो खा लेगा। तभी मोहित आता है और टेबल पर बना खाना देखकर कहता है, अरे भला ये खाना इतना सारा कैसे बन गया? मैंने तो बनाया भी नहीं है। मैंने आपके लिए खाना पहले ही बना दिया। ये आवाज सुनकर वो शिप्रा को ढूंढता है तो उसे चुड़ैल के रूप में शिप्रा दिख जाती है। तो वो कहता है, शिप्रा, शिप्रा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ शिप्रा, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? और तुम वापस आ गई मेरे पास। हाँ, ऐसा आप कह सकती हैं, पर चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके पास ही हूँ। आपको पता है, मुझे माँ जी दिखाई देती है। आप उन्हें सच्चे मन से याद करो तो शायद वो आपको भी दिखे। सच में? इसका मतलब मैं यही है। एक
एक मिनट, तुम्हें माँ देख रही है, इसका मतलब तुम माँ को सच्चे मन से याद करती थी। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी और माँ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये अजूबा कैसे हो गया? तभी शिप्रा चुड़ैल अपने पति के पेट में कोहनी मारती है और कहती है, लगता है तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चल रही है। ये मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारे पास ही हूँ। मेरे बेटे ने बात तो बिल्कुल सही कही है। इसका मतलब बहू तुम मुझसे भी प्यार करती है। हाय मेरी लाडो रानी चुड़ैल बहू। बस बस माँ जी, मक्खन मत लगाइए। आप देहाती हो, आपके पास से गोबर की बदबू आती है। अच्छा, मेरे पास से गोबर की बदबू आती है तो तू कौन सी इस जीन्स पैंट में अच्छी लग रही है? जा जाकर साड़ी पहन कर आ। ये मत भूल कि मैं अभी भी तेरी सास हूँ। शहर में क्या रहने लग गई है, गाँव के तौर तरीके ही भूल गई। चुपचाप साड़ी पहन। नहीं माँ जी, मुझे कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहननी है। मेरा जो मन करेगा वो पहनूंगी। गाउन पहनूंगी, वन पीस पहनूंगी, शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। चुड़ैल हूँ तो क्या, अपने शहर का तौर तरीका थोड़ी ना भूलूंगी। ओहो, आप दोनों कभी नहीं सुधर सकती। मरने से पहले भी दोनों ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ती थी, और आज भी आप दोनों का वही हाल है, और बीच में मैं फंस जाता हूँ। तुम तो चुप ही रहो मोहित। भगवान, ये मेरी जिंदगी में पहले भी तांडव करती थी, और चुड़ैल बनने के बाद भी दोनों तांडव करेंगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए सैंडविच बना देती हूँ टिफिन में। मेरा बेटा ये नहीं खाएगा। मेरे बेटे को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। बना दो ना बेटा, तेरे लिए बनवा दूं? तू भूल गई क्या वो देसी है? पर माँ जी वो शहर में रहते हैं, उन्हें शहर की चीजें खाने दीजिए, उसमें बहुत घी होता है। मोहित, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, तू मेरे साथ चल। दोनों चुड़ैल सास बहू मोहित का हाथ खींचते, एक अपनी तरफ खींचती है, दूसरी अपनी तरफ खींचती है। बीच में मोहित फंस जाता है और दोनों लड़ती हैं। अजी आप मेरे साथ चलिए ना। नहीं, मेरे साथ चल बेटा, मैं तुझे लिट्टी चोखा बनाकर खिलाऊंगी। हे भगवान, बचा लो मुझे। इन दोनों चुड़ैल सास बहू के चक्कर में मैं दो टुकड़े में ना हो जाऊं। दोनों अभी भी मोहित को खींचे जा रहे थे। आखिर दोनों में से किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? क्या मोहित अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाएगा या शिप्रा के हाथ का? ये जानने के लिए आप अगले भाग का इंतजार करें।